बैक बॉन्डिंग। दो तरह की बैक बॉन्डिंग हो सकती है। कौन कौन सी? पी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। जो आपके काम आएगी वो दो तरह की है। कौन कौन सी? पी पाई बैक बॉन्डिंग एंड पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग है क्या, पहले इसको समझिए। तो उससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दूं इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये जो ए है इसके पास ये पी ऑर्बिटल है, और इसका ये पी ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी है, खाली है। और ये बी है, बी का जो पी ऑर्बिटल है ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। तो यहां पे क्या होगा, ए का एम्प्टी, दिस वन, और बी का फील्ड, इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ये बी वाला जो है अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ए में डाल देगा। इसी को हम क्या नाम देंगे? पी पाई, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब देखिए इसको, पी पाई क्यों का है? क्योंकि ए का भी पी था और बी का भी पी था, साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो इसलिए पाई बोला है, और दोनों का पी था इसलिए पी पाई बोला है। बैक बॉन्डिंग क्यों कहा है इसको? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनने के बावजूद इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डाली है पाई बॉन्डिंग के थ्रू। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसने इसमें वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाली है, इसलिए इसको नाम दे दिया पी पाई बैक बॉन्डिंग। इसलिए इसको बैक बॉन्डिंग कहा गया है। ये कंडीशन भी हो सकती है, या कंडीशन ये हो जाए कि एक के पास ए और बी के बीच क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, और एक जो है उसके पास आपके पास आ जाए वैकेंट ऑर्बिटल, और दूसरे के पास क्या आ जाए, फील्ड आ जाए। एक के पास वैकेंट और दूसरे के पास फील्ड आ जाए, तो भी ये केस हो सकता है। जैसे ये कह दें कि इसके पास सपोज पी है और इसका पी कैसा है, फील्ड, ये कह दिया मैंने, और इसके पास जो है डी है और इसका डी कैसा है, एम्प्टी। इसके पास डी है और इसका डी कैसा है, एम्प्टी। तो फिर क्या होगा कि एक का फील्ड पी, सिग्मा बॉन्ड बनने के बावजूद, सिग्मा बॉन्ड बनने के बावजूद हम ये कह दें कि एक का जो है फील्ड पी, जैसे ये मैं लूं कि एक का ये फील्ड पी है, ए का फील्ड पी, बी के जो है वैकेंट डी के साथ ओवरलैप कर जाए, ये बी है, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसमें डाल दे, इसमें डाल दे, यानी इनकी ओवरलैपिंग से इसमें डाल दे। अब यहां पे देखिए, एक का पी है, एक का डी है, साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो इसको क्या बोल दिया, पी पाई डी पाई, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बावजूद डाली है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने बैक बॉन्डिंग। इसको कह दिया पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। यहां पे हमने बोल दिया इसको पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो दिस इज बैक बॉन्डिंग, कि दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड बना और उसके बावजूद एक के पास फील्ड ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास एम्प्टी हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ये नहीं कि परपेंडिकुलर हो, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। दो आपके पास ऑर्बिटल हैं, दो आपके पास एटम है ए और बी, उनके बीच सिग्मा बॉन्ड बना और फिर एक के पास फील्ड पी ऑर्बिटल हो, एक के पास वैकेंट हो, या डी भी हो सकता है। तो फील्ड वाला पाई बॉन्डिंग के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट में डाल देगा, उसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। दो तरह से हमने बताई है, पी पाई हो सकती है जैसा ये एग्जांपल लिया, और पी पाई डी पाई हो सकती है जैसा हमने ये वाला एग्जांपल लिया।
ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जो पी पाई बैक बॉन्डिंग है, पी पाई बैक बॉन्डिंग, इससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है, इससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो इससे चेंज हो जाती है, ये हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करती है, ये हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करती है। वो हाइब्रिडाइजेशन पे कोई असर नहीं डालती पी पाई बैक बॉन्डिंग, लेकिन इससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है पी पाई डी पाई से। तो इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। अब एग्जांपल लेके आपको हम बताएंगे और इसकी कुछ कंडीशंस बताएंगे। यहां तक बताइए, समझ में आया? अब इसको कहे तो हमने यही बात बताई है ना बैक बॉन्डिंग के लिए, इफ टू एटम्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर बाय सिग्मा बॉन्ड, यही कहा है ना हमने, कि जैसे ये हमने यहाँ पे कहा कि टू एटम्स जैसे ए और बी हैं, इफ टू एटम्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर बाय सिग्मा बॉन्ड, देन ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी एक, ईदर ऑफ द टू कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, यानी जो फील्ड होगा उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। जो फील्ड है उसका मतलब क्या है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। then either of the two can donate its lone pair or negative charge to the other atom, ये कर दिया, to the other atom when the other has vacant p or d orbital, vacant p or vacant d orbital, this is called back bonding। अब जनरली बैक बॉन्डिंग के लिए क्या कहते हैं कि दोनों एटम में से, जैसे ए और बी हैं, इन दोनों में से एक जो है वो सेकंड पीरियड से होना चाहिए, सेकंड पीरियड से होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या कहते हैं, फॉर बैक बॉन्डिंग वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट बी फ्रॉम सेकंड पीरियड, और जो अदर है एंड द अदर एटम शुड बी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पीरियड, जनरली सेकंड एंड थर्ड पीरियड, उससे कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स, ये चीज भी याद रखें। बैक बॉन्डिंग जो होगी, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स, इसको डिक्रीज करती है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो इसको, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से मैंने आपको बताया था, देखिए लॉन पेयर लॉन पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एंगल के लिए मैंने आपको बताया था, बॉन्ड एंगल के लिए लॉन पेयर बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे, डिक्रीज। लॉन पेयर भी बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे, डिक्रीज। और बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं, इंक्रीज। तो अब बैक बॉन्डिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल, लॉन पेयर बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करते हैं, और अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर डिक्रीज हो गया, ये लॉन पेयर बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर रहा है, और बैक बॉन्डिंग ने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल को क्या कर दिया, इंक्रीज। तो जो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग, ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को डिक्रीज करती है। और अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज हो गया, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, और अगर ये डिक्रीज हो गया तो ये इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज। द बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, और यू कैन से रिड्यूसेस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, दिस इंक्रीज बॉन्ड एंगल। तो बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करती है, ये भी ध्यान रखेंगे इसमें। आपने एसिड बेस पढ़े है ना, एसिड बेस आपने पढ़े हैं। तो देखिए एसिड बेस के बेस पे आपकी 3-4 थियरी आएंगी। एक हम कहते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट, एक हम कहते हैं ब्रोंस्टेड लॉवरी एसिड एंड बेस कंसेप्ट, और एक हम बोलते हैं बेटा लुइस एसिड बेस कंसेप्ट। एक तो अर्हेनियस एसिड बेस, एक कहते हैं ब्रोंस्टेड लॉवरी एसिड बेस कंसेप्ट,
और एक कहते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इनमें हल्का सा आपको बताया, फिर बाद में जहां ये आएंगे चैप्टर में वहां बताएंगे इक्विलिब्रियम वाले में। अर्जेनियस क्या कहता है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन रखे और पानी पे डालने पे H पॉजिटिव दे। बेस वो होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप और पानी में डालने पे OH नेगेटिव आयन दे। ये अर्हेनियस ने कहा था कि ये एसिड बेस होते हैं। ब्रोंस्टीड ने क्या कहा, एसिड जो होते हैं वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन डोनेट करें, और बेस वो होंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें। ये क्या है, डोनेट, और ये क्या है, एक्सेप्ट। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन कौन होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन हो और जो H पॉजिटिव डोनेट करे, पानी में डालने पे हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन दे। और बेस वो होंगे जिनके अंदर OH ग्रुप और पानी पे डालने पे OH नेगेटिव आयन दे, वो क्या होते हैं, बेस, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। फिर ब्रोंस्टीड लोवरी इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो कहलाते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्टर है और ये डोनर हैं H पॉजिटिव के। तो एसिड वो होंगे जो H पॉजिटिव डोनेट करें, और बेस वो होंगे जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। फिर कहा लेविस ने कहा कि एसिड वो होते हैं जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करे, लॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस वो होंगे जो लॉन पेयर को डोनेट करे, जो लॉन पेयर को डोनेट करे वो होंगे। ठीक है, जैसे इसने कहा कि भी HCl है, पानी में डाल दो, H है, इसके अंदर पानी में डालने पे H पॉजिटिव देगा तो ये एसिड है। बेस है NaOH है, पानी में डाल दो, इसके अंदर OH भी, और जब पानी में डाल देंगे तो OH नेगेटिव देगा, ये बेस है। ठीक है, फिर इसके बेस पे एक हल्का सा एग्जाम्पल लें। ये कहते हैं कि HCl जो है और NS जो HCl है ये पानी में डालने पे H पॉजिटिव देता है, लेकिन HCl की अगर हम गैसियस स्टेट में और अमोनिया की भी गैसियस स्टेट में रिएक्शन कराएं तो भी ये सॉल्ट बनाते हैं, तो ये यहां भी एसिड बेस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे न तो ये H पॉजिटिव दे रहा है, न ये, क्योंकि पानी में तो डाल नहीं रहे, यहाँ पे गैस लिया है, तो ये कैसे एसिड बेस हो गए। और अगर NH3 को हम लेकर के चलें तो NH3 में तो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा कि इसके अंदर OH है और ये हमें OH दे रहा है, फिर ये कैसे बेस हो गया। तो फिर ब्रोंस्टीड ने कहा, ये देखिए यहाँ पे इसी चीज को मैं यहाँ भी कंसेप्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी आपको बता देता हूँ, साथ के साथ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ऑर्बिटल फॉर्म में ले तो वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ इसी के साथ। तो ब्रोंस्टीड ने कहा कि NH3 जो है इसके पास लॉन पेयर है और ये H पॉजिटिव ले लेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मैंने ये तरीका बताया था आपको, सिंपल वे, कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। सपोज ये है आपके पास NH3, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव आ गया, ये न्यूट्रल हो गया। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले तो ये क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। अब यहां NH3 ने क्या किया है, NH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं, ये देखिए H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस। किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टीड लोवरी के अकॉर्डिंग। तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसकी बॉन्डिंग का अगर जिक्र करें तो NH3 का आप बना चुके हैं, NH3 में यही था, एक ये इसका sp3 जिसके पास लॉन पेयर, एक sp3 यहां ओवरलैप कर गया था इसका हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ, एक sp3 इसका ओवरलैप कर गया था हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट s है। अगर अमोनिया के स्ट्रक्चर का मैं जिक्र करता हूं तो, और एक नाइट्रोजन का sp3 ओवरलैप कर गया था जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक फर्स्ट s हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप कर गया था। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। इसको अगर सिंपली आप लिखते हैं तो यही आपने लिखा था ना अमोनिया के लिए। ये लॉन पेयर किसमें है, इसके sp3 के अंदर, बना के देख लेना इसका आप स्ट्रक्चर। और एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड,
और एक ये बॉन्ड, और इसमें बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हो गया था, और इसको आपने कहा था पिरामिडल शेप, पिरामिडल, यही था ना। अब यहां पे क्या होगा, ये तो अमोनिया है, प्लस ये आपके पास है फर्स्ट एस ऑर्बिटल। ये फर्स्ट एस ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का, H पॉजिटिव का। हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1s1, और H पॉजिटिव के पास क्या होगा 1s0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसका फील्ड और इसका एम्प्टी, और मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए आपको बताया था, देखिए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे, एक का हाफ फील्ड हो दूसरे का भी हाफ फील्ड हो, यही ना। और फिर मैंने कहा था ये भी हो सकता है ओवरलैपिंग के लिए एक का फील्ड और एक का एम्प्टी हो, लेकिन ऐसे में क्या बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या होगा, इसका जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ये वाला, ये यहां ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ, ये ओवरलैप कर गया यहां नाइट्रोजन के sp3 के साथ। अब इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया नाइट्रोजन, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड कहूं तो ये ऐसे बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, तो ये क्या बन गया आपके पास ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ऑर्बिटल फॉर्म में बता दिया कैसे बनता है, इसी तरह बनेगा। तो इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन ही होता है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे या प्रोटॉन H पॉजिटिव एक्सेप्टर होंगे उनको कहेंगे बेस। और फिर लुइस ने ये कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड कहलाएंगे, और जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस कहलाएंगे। तो अब यहां पे देखिए इस NH3 ने क्या किया है, NH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस हो गया, क्योंकि ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था कि जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे वो बेस होंगे। और एक तरह से हम देखें तो इसने जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस अमोनिया ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, तो यानी इसने लोन पेयर डोनेट कर दिए H पॉजिटिव को, तो ये लोन पेयर डोनेट भी कर रहा है, ये लोन पेयर डोनेट भी कर रहा है, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये लुइस बेस भी है। तो NH3 जो है यहाँ पे वो ब्रोंस्टेड बेस भी है क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, और क्योंकि H पॉजिटिव को लोन पेयर डोनेट कर रहा है अपने, इसलिए मैं ये भी कह दूंगा ये लुइस बेस भी है। तो NH3 ब्रोंस्टेड बेस भी और लुइस बेस भी दोनों का काम कर रहा है। एम आई राइट। अगर यहां पे मैं एक ये चीज लेके चलता हूं कि आपके पास जैसे ये है NH3, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और प्लस BF3। BF3 जो है इसके पास अगर BF3 का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए अगर थोड़ी देर में लेके चलता हूं, बोरोन के पास यहां पे क्या है, यही है भाई 2s एंड 2p, 1s में लिख नहीं रहा हूं 1s2, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बोरोन के पास, ध्यान से देखिएगा, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला गया, एम आई राइट। अब बोरोन की आउटर मोस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। और फ्लोरीन की अगर मैं कहूं तो फ्लोरीन की क्या है 2s2 आउटर मोस्ट लिख रहा हूं केवल, और 2p5, यही है, क्लियर। अब यहां पे BF3 में 3 इसके पास अनपेयर्ड और 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है ना, इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन होगी इनकी। तो यहां पे इसका अनपेयर्ड और इसका पेयर्ड, लेकिन इनकी एनर्जी अलग है, शेप अलग है, तो इनमें क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बताएं मुझे, sp2। तो अब बोरोन के पास sp2 के कितने बने 3, समझना इस चीज को, ये आगे भी अब यूज होगी बेटा। बोरोन के पास 3 बने sp2 के, एक तो ये आ गया इसका sp2, एम आई राइट, एक sp2 ये आ गया और एक sp2 ये आ गया, और इनमें बॉन्ड एंगल 120, एक बोरोन का sp2 ये, एक बोरोन का sp2 ये, और एक बोरोन का sp2 ये, एम आई राइट, 120 के एंगल पे यही होंगे। अब इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ये देखिए ये वाला p ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है,
ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग होगी भाई, ये ओवरलैपिंग होगी फ्लोरीन के कौन से की, ये ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे फ्लोरीन के 2p की इसके साथ, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। फिर ये एक और फ्लोरीन उसके 2p की जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैपिंग हो गई। ये भी फ्लोरीन का 2p, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इस साइड ओवरलैपिंग होगी तीसरी फ्लोरीन के 2p की, ये भी 2p जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसका, तीसरी फ्लोरीन का। तो यहां क्या बन गए, अगर यहां पे मैं कहूं तो यही कंडीशन आ गई, यहां पे आपके पास कंडीशन आ गई, ये बोरॉन और ये इसके साथ यहां पे क्या बन गए, ये आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, यही बन गए। ये इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये ट्राइएंगुलर प्लेनर आ गया। और अब अगर मैं जिक्र करूं सेंट्रल एटम, ये था बोरोन, इसका ये क्या है, एम्प्टी 2p। ये देखो ये खाली पड़ा हुआ है 2p, और ये 2p कहां होगा, जिस प्लेन में sp2 थे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी यहां पे ये 2p है। और ये 2p कैसा है इसका, ये इसका 2p वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है। और जिस प्लेन में ये sp2 है उसके परपेंडिकुलर है, समझ गए ना। परपेंडिकुलर कैसे, अगर मैं स्क्रीन का प्लेन लूं तो एक लोब आगे है एक पीछे है, यही कहूंगा मैं, एक आपकी तरफ आप जैसे स्क्रीन देख रहे हो और एक आपके बैक में है, और ये स्क्रीन के प्लेन में आपके sp2 है। तो यानी यहां पे बोरोन के पास क्या है, यहां पे बोरोन के पास एक है एम्प्टी, यहां पे बोरोन के पास आ गया बेटा एक एम्प्टी, आपका एम्प्टी p ऑर्बिटल यहां बोरोन के पास आ जाएगा। यह आ गया बोरोन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या है ये, 2p, कैसा है, एम्प्टी। यही है BF3 का स्ट्रक्चर। अब वापिस मैं यहीं पे जोड़ रहा हूं आपको इसमें, तो आपको यह पता लग गया बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है 2p, और इसके पास ये फील्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास, कौन सा, ये रहा sp3। तो नाइट्रोजन का फील्ड और इसका वैकेंट, उनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये क्या बना देंगे, यहां पर देखिए नाइट्रोजन, यहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, 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 और यहां नाइट्रोजन ने, ये देखिए यहां पे इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं मैं, ये इसने बोरोन के साथ ये कैसा बॉन्ड बना लिया, यहां बोरोन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, कैसा बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब यहां पे एन ने क्या किया है, लॉन पेयर डोनेट किए हैं, और इसने लॉन पेयर डोनेट किए हैं, तो ऊपर चलते हैं। जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, लुइस बेस, उनको लुइस बेस बोलते हैं, आप देख रहे हैं। तो यहां पे ये क्या आ गया, ये आ गया बेस, कौन सा, लुइस बेस। और इसने क्या किया है यहां पर, अगर हम जिक्र करते हैं यहां पे BF3 का, तो BF3 ने यहां पे क्या किया है, BF3 ने NH3 से लॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, और इसने लॉन पेयर डोनेट किया, तो इसको हम क्या बोल देंगे यहां पे, लुइस बेस, क्योंकि लॉन पेयर ये डोनेट कर रहा है। और इसको क्या बोल दूंगा मैं, BF3 को लुइस एसिड, लुइस एसिड, क्योंकि इसने लॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। क्लियर ये बात, क्लियर, टेल मी। पे अगर हाइब्रिडाइजेशन कहें तो क्या है नाइट्रोजन की, sp3। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कहें बोरोन की, क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर एक भी नहीं, sp2। यहां पे नाइट्रोजन की क्या है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, और यहां बोरोन की क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। तो इसमें अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बोरोन की sp2 से किस में चली गई, sp3 में चली गई। बोरोन की देखिए आप, यहां sp2 थी और ये अब किस में चली गई, sp3 में। ये BF3 देखिए, मैंने यहां स्ट्रक्चर बनाया था प्लेनर है, और यहां देखिए मैंने शो किया आपको टेट्राहीड्रल। तो बोरोन की किस में चली गई है, sp3 में चली गई है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर मैं ये लिख दूं यहां, ध्यान से सुने, अगर मैं यहां पे ये लिखूं BF3
BCl3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा, Br3 Bi3, यानी हम ले रहे हैं बोरोन ट्राईहलाइड, बोरोन ट्राईहलाइड। BF3 का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है BF3 का, ये BF3 का है। अगर आप BCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या चेंज आएगा, केवल ये चेंज आ जाएगा, यहां पे फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन का 3p आ जाएगा, यहां क्लोरीन का 3p, यहां क्लोरीन का 3p, यहां क्लोरीन का 3p। और अगर BBr3 बनाएंगे, यहां तो क्या है, फ्लोरीन के पास क्या है 2p, क्लोरीन के पास क्या है 3p, और इस केस में ब्रोमीन के पास क्या होगा 4p। अगर BBr3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोरोन का तो sp2 रहेगा और ओवरलैप किसके साथ करेगा, ब्रोमीन के 4p के साथ, तो ये 4p आ जाएगा ब्रोमीन का। और अगर जिक्र करते हैं हम यहां पर Bi3 का, तो यहां क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहां 2p की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन का 5p। यही फर्क आएगा बस। बताएं मुझे एक बार कि ये BF3 है, यहां पे अगर मैं Cl करूं तो यहां पे 3p आ जाएगा, यहां पे Br करूं फ्लोरीन की जगह तो यहां पे 4p आ जाएगा, और यहां पे अगर मैं I करूं तो यहां पे 5p ओवरलैप करेगा sp2 के साथ। यही फर्क होगा ना। ये जो है सब में सेंट्रल एटम बोरोन है, और बोरोन के पास आप देख रहे हैं यहाँ पे वैकेंट 2p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सारे के सारे लुईस एसिड हैं ये। तो अब मुझे इनकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, कि इनमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, जो लोन पेयर सबसे जल्दी एक्सेप्ट करेगा, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जिसकी टेंडेंसी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की सबसे कम होगी वो वीकेस्ट होगा। आर यू गेटिंग। ये आपके पास बोरोन के ट्राई हलाइड है, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ट्राई ब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड। इनकी लुईस, ये सभी लुईस एसिड है, हमें इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है लुईस एसिड स्ट्रेंथ का। सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड वो होगा जिसकी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे वीक लुईस एसिड वो होगा जिसकी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो इनका एक बार मुझे ऑर्डर बता दो, आपके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए, कौन जल्दी से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और किसकी टेंडेंसी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की सबसे कम होगी, इनका क्या ऑर्डर होना चाहिए। एक बार आप मुझे आंसर लिखे चैट बॉक्स में। ये बॉन्डिंग समझ में आ गई। यस सर। यहां पे देखिए, अब मैं फ्लोरीन कह रहा हूं, ये फ्लोरीन देखिए, इस बॉन्डिंग को थोड़ा मैं पूरा करता हूं। यहां पे ये फ्लोरीन है आपके पास, और ये अगर मैं यहां पे कहूं तो देखिए फ्लोरीन का एक पी इसके साथ ओवरलैप कर गया, फ्लोरीन का ये एक पी है इस प्लेन में, ये ले लिया मैंने जो यहां ओवरलैप कर गया, और फ्लोरीन का एक पी होगा इस प्लेन में, ये वाला कह दूं, ये देखिए यहां पे जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक इसका पी होगा इस प्लेन में फ्लोरीन का जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। समझ रहे मेरी बात। यहां इस फ्लोरीन के मैं तीनों पी ऑर्बिटल लिख रहा हूं, तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे होंगे ना। एक अगर ये आ गया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया ये वाला जिसने ओवरलैप कर लिया, तो इसका एक पी जो होगा वो यहां पर होगा। समझिए मेरी बात, एक पी यहां होगा, और ये पी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये वाला पी फील्ड होगा। देखिए इसका ये फील्ड पी, फ्लोरीन का ये फील्ड 2p, और ये बोरोन का एम्प्टी वैकेंट 2p, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और फ्लोरीन का दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड बन जाए और एक के पास एम्प्टी और दूसरे के पास फील्ड ऑर्बिटल हो और उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो फील्ड वाला अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट में डाल देता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहां पर कौन सी बॉन्डिंग हो गई,
पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और पी पाई बैक बॉन्डिंग से ये फ्लोरीन इस 2p की, जो कि इसके एम्प्टी 2p के पैरेलल है, इसमें से कुछ अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन के एम्प्टी में डाल देगा। अब यही फ्लोरीन नहीं, ये फ्लोरीन भी डालेगा, ये भी डालेगा, तीनों एक ही प्लेन में तो है फ्लोरीन, तो इसके साथ ओवरलैप करके इसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू। यहां फ्लोरीन का, बोरोन का कौन सा है 2p एम्प्टी, और फ्लोरीन का भी कौन सा है 2p, लेकिन इसका फील्ड और इसका एम्प्टी। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग हो गई है किसके बीच, फ्लोरीन का फील्ड 2p। अब फ्लोरीन के फील्ड 2p तो दो हैं बेटा, ये ध्यान देना, एक ये और एक ये तो ओवरलैप ही कर गया sp2 के साथ, इसने तो सिग्मा बॉन्ड ही बना लिया ये। तो इन दोनों में से कौन सा p, वो p जो बोरोन के इस p के पैरेलल होगा, न कि परपेंडिकुलर। तो ये पैरेलल वाला इसके साथ ओवरलैप करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डाल देगा, किसके थ्रू, पी पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू डाल देगा। ये बात बताई, समझ में आई। ये देखिए यहां पर क्या बताया है, अगर BF3 है तो ये बैक बॉन्डिंग किसके बीच है, बोरोन का भी 2p, फ्लोरीन का भी 2p। अगर BCl3 है तो बैक बॉन्डिंग किसके बीच होगी, बोरोन का 2p और क्लोरीन का आ जाएगा 3p फील्ड। और अगर BR3 होगा तो बोरोन का 2p और इसका कौन सा आ जाएगा, ब्रोमीन का आ जाएगा 4p, इनके बीच बैक बॉन्डिंग होगी। और अगर Bi3 होगा तो बैक बॉन्डिंग किसके बीच होगी, बोरोन का तो 2p ही रहेगा एम्प्टी, और आयोडीन का आ जाएगा 5p, इनके बीच बैक बॉन्डिंग होगी। अब मैंने ओवरलैपिंग के लिए आपको एक चीज बताया है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होगी तो बढ़िया ओवरलैपिंग के लिए एक चीज का ध्यान रखें, क्या होना चाहिए, बढ़िया ओवरलैपिंग के लिए कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि अगर एक का पी ऐसे है तो साइडवेज ओवरलैपिंग जब होगी जब दूसरे का पी भी ऐसे हो, ये नहीं कि एक का पी ऐसे और एक का पी ऐसे हो, तो इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो अगर इनमें ओरिएंटेशन का जिक्र करें तो सबका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, लेकिन कंपेरेबल एनर्जी होगी, उनके बीच ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो मुझे ये बताए, यहां 2p ओवरलैपिंग अच्छी होगी, 2p 3p अच्छी होगी, 2p 4p अच्छी होगी, या 2p 5p अच्छी होगी, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होगी यहां पे, बढ़िया ओवरलैपिंग किसके बीच होगी, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, जिनकी एनर्जी में डिफरेंस कम है। तो यहां पे मेरे ख्याल से 2p दोनों के 2p सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। 2p ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी। ये जो हमने यहां बताया, ये ओवरलैपिंग, ये बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी 2p, यही ना, ये वाली बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी, और ये बैक बॉन्डिंग जो है सबसे वीक होगी। तो अब मुझे ये बताए, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा बैक बॉन्डिंग से, या आयोडीन ज्यादा डालेगा, कौन ज्यादा डालेगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं जो हैलोजन अटैच है, जैसे यहां फ्लोरीन है, बैक बॉन्डिंग से हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल रहा है बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डालेगा, फ्लोरीन डालेगा या आयोडीन, जिसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी वो ज्यादा डालेगा। और ओवरलैपिंग किसमें अच्छी है, BF3 में, क्योंकि यहां 2p है। तो इसलिए फ्लोरीन जो है ये बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डाल देगा, और जबकि आयोडीन जो है उसमें बैक बॉन्डिंग पुअर होगी, क्योंकि इसका 5p और इसका 2p है, अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डालेगा। इस चीज पे आते हैं कि इनको हम लुईस एसिड क्यों कहते हैं। हम लुईस एसिड इसलिए कहते हैं, जैसे आपने यहां पे देखा था कि BF3 जो है ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। अब लोन पेयर किससे एक्सेप्ट करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से। इस चीज का ध्यान दें, लोन पेयर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करेगा, यानी BF3 हो या Bi3 हो, ये दूसरे मॉलिक्यूल से लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो लुईस एसिड कहलाएंगे। अब ये लोन पेयर क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बोरोन में भी वैकेंट 2p है, और इसके ऑर्बिटल यहां भी इसके बोरोन में 2p वैकेंट है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अब ध्यान से सुने, यहां BF3 में क्या हुआ, जो बोरोन का वैकेंट p ऑर्बिटल था उसमें फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डाल दी,
तो उसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो गई। यहां क्या हुआ, Bi3 में बैक बॉन्डिंग से आयोडीन बोरोन के 2p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं डाल पाया, तो इसकी बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के भूखे हैं। अब देखिए वही बात आ गई कि बाहर से कौन खाना जल्दी मांगेगा, जिसको घर में खाना नहीं मिले वो बाहर से मांगेगा। यही होता है ना, जिसके घर में कमी होगी वो बाहर से खाना मांगेगा, वो भिखारी होगा। अब यहां पे क्या हुआ कि इस बोरोन को इस फ्लोरीन ने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिए, तो जब इसको अपने ही घर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन कम मिले बैक बॉन्डिंग के थ्रू, क्योंकि अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं थी, तो इसकी बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन में ज्यादा डाल देगा और इसकी बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। और Bi3 में क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग पुअर है तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन के वैकेंट 2p में कम डालेगा और इसकी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसलिए अगर इनके ऑर्डर कम है, ऑर्डर कहूं कि ऑर्डर क्या आएगा इनका, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें लोइस एसिड कौन हो जाएगा, Bi3, उसके बाद BBr3 और उसके बाद हो जाएगा BCl3 और सबसे सबसे पुअर लुइस एसिड कौन होगा, BF3। अब लगता तो ऐसे था कि यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो ये लोन पेयर जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन यहां बोरोन लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यहां बोरोन की कम है और यहां ज्यादा है। यहां क्यों कम है, क्योंकि यहां बोरोन को p बैक बॉन्डिंग से एप से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई, तो बाहर से लॉन पेयर लेने की टेंडेंसी कम हो गई। यहां पे आई से इतनी नहीं मिल पाई क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो यहां भी थी लेकिन पुअर बैक बॉन्डिंग है, तो आई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इसके वैकेंट 2p में नहीं डाल पाया, तो इसके 2p में अब भी बाहर से लॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। और जिसकी टेंडेंसी बाहर से लॉन पेयर लेने की ज्यादा होगी वो बढ़िया लॉन पेयर एक्सेप्टर होगा और उसकी लेविस एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसलिए ये ऑर्डर इसमें आ जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे बैक बॉन्डिंग का, ये हम लेते हैं यहां, एक आपके पास है ये मॉलिक्यूल, ट्राई मिथाइल अमीन, और एक हम लेके चलते हैं ट्राईसिलाइल अमीन, एक लेते हैं इसके अंदर ट्राईसिलाइल अमीन, NSiH3 थ्राइस। अब ध्यान से देखिए यहां डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, अगर डिफरेंस का मैं जिक्र करूं तो डिफरेंस यहां पे आपको एक ही नजर आएगा, ये देखिए यहां पे कार्बन है और यहां पे सिलिकॉन है, केवल यही। थर्ड, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है। तीनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, या तो ये दे दें कि ये वाला जो है स्ट्रॉन्गर बेस है इससे, या ये दे दे ये पिरामिडल और ये ट्राइंगुलर प्लेनर क्यों है, या ये दे दे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है, इसका क्या रीजन है। तो यहां पे देखिए NCS3, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास जैसे अमोनिया है, तो ये कैसे बने हैं, एक में क्या किया, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया, CS3 ग्रुप से, और एक में क्या हुआ, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया, SiH3 ग्रुप से। यहां सिलिकॉन यहां कार्बन, ये फर्क है। अब पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में इसी तरह अगर हम कहें, पहले वाले में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगी 2s and 2p3, यही होगा। और नाइट्रोजन यहां पे हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 के नाइट्रोजन के पास कितने बने, 4 ऑर्बिटल,
एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कहानी क्या है इसके पास, यही कहानी हो गई कि नाइट्रोजन का एक ये आ गया यहाँ पर sp3, एम राइट, एक sp3 ये आ गया, एक sp3 इसका ये आ गया, बैक साइड में ले लेंगे, एक sp3 ये आ गया, स्मॉल लोब दिखा नहीं रहे, यही आ गए। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये आ गया आपके पास sp3 sp3 sp3, यही हुआ। और शेप अगर देखते हैं हम तो आपको पता ही है क्या आ गई है, टेट्राहीड्रल। अब इस तरफ CH3 है, यहां कार्बन भी sp3 होगा, इसका एक ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर जाएगा कार्बन के sp3 के साथ जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी के कार्बन के sp3 जो होंगे ये यहां ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ, यानी ये CH3 ग्रुप लग गया। यहां भी इसी तरह, यहां भी इसी तरह, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक sp3 इसका ओवरलैप कर गया इसके sp3 के साथ, और एक कार्बन का sp3 यहां ओवरलैप कर गया हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। सेम यहां हाइड्रोजन का फर्स्ट s, कार्बन का sp3, ये कार्बन का sp3, ये कार्बन का sp3, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट s, हाइड्रोजन का फर्स्ट s। तो ये कंप्लीट बॉन्डिंग तो ये हो गई। और सिंपली मैं दिखाऊं तो ये कह दूं कि अब ये हुआ नाइट्रोजन जो है इसका ये sp3 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक sp3 ओवरलैप कर गया कार्बन के sp3 के साथ और सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसी तरह, और इस साइड भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसी तरह। और यहाँ पे अगर इसका मैं ज्योमेट्री का जिक्र करूँ तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या बन गई, पिरामिडल, क्योंकि आपको पता है इसकी ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल शेप क्या आ गई, पिरामिडल। ये तो लॉन पेयर है। तो यहाँ नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस केस में क्या होगा, ये वाला अगर हम लेकर के चलते हैं, ये वाला केस अगर लें तो यहां नाइट्रोजन sp3 नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया, तो ऐसा इसमें ये हो गया कि यहां पे अगर नाइट्रोजन को मैं लेके चलता हूं तो यहां पे नाइट्रोजन के पास देखिए क्या आया, 2s1 एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके p में चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन p में आ गया, यही हो गया। 2s2 था, 2p3 था, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया, और इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आ गई sp3। ध्यान रहे शेप तो पहले बनी हुई है, हाइब्रिडाइजेशन से केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आ गई sp2, और ये इसका क्या है, 2p। कैसा 2p है जी, फील्ड, प्योर एटॉमिक फील्ड। तो नाइट्रोजन के क्या हुआ, नाइट्रोजन के 3 बनेंगे sp2, एक नाइट्रोजन का sp2 इस साइड आ गया, एक sp2 ये आ गया, एक sp2 ये आ गया, और ये नाइट्रोजन पे क्या रहा, ये नाइट्रोजन पे रहा फील्ड 2p ऑर्बिटल, फील्ड 2p ऑर्बिटल। और ये ओवरलैप किसके साथ कर गया, ये यहां पे ओवरलैप कर गया SiS3 जो ग्रुप था उसके sp3 के साथ। तो यानी यहां पे क्या आ गया, SiS3, इसका sp2, इसका sp3, ये ओवरलैप कर गए। सेम हियर SiS3, और यहां भी क्या लग गया, SiS3। तो ये देखिए कैसी आ गई इसकी प्लेनर। अब बात ये आती है कि ये sp2 क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है। तो ये देखिए यहां नाइट्रोजन के पास फील्ड ऑर्बिटल है, यहां भी नाइट्रोजन के पास फील्ड ऑर्बिटल है, यहां भी लॉन पेयर है, यहां भी लॉन पेयर है, पर ये sp3 में है और ये वाले sp2 में, ये 2p में है, ये sp3 में है और ये वाले 2p में है। अब यहां इसके पास क्या है, सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके पास क्या है, यहां पर सिलिकॉन के पास है empty 3d। लिख के देख लो, इसके पास empty 3d है,
लेकिन कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ सिलिकॉन के पास क्या है, सिलिकॉन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल इस तरह से है जो क्या है, वैकेंट। वैकेंट है सिलिकॉन के पास एक ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो ये फील्ड ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का फील्ड ऑर्बिटल कौन से वाला, ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन का आपके पास है फील्ड 2p। ये नाइट्रोजन का फील्ड 2p आ गया आपके पास, ये नाइट्रोजन का फील्ड 2p, ये वाला जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें sp2 है, ये 2p फील्ड। और इस तरफ क्या है, इस साइड है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का कौन सा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होगा वो ओवरलैप कर जाएगा इसके फील्ड 2p के साथ, और ये अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसमें डाल देगा। किसके थ्रू डाल दी, ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, पहले आप देखिए नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई है, इसका p और इसका d, तो ये कौन सी हो गई, साइडवेज ओवरलैपिंग, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग हो गई इसमें। और बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या, जिन दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, एक के पास फील्ड ऑर्बिटल हो p या d और दूसरे के पास एम्प्टी हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो ये इसका कौन सा है, ये है इसका एम्प्टी डी, और d भी कौन सा, 3d। अब ये वापिस यहां आते हैं, यहां बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहां न तो कार्बन के पास 2p वैकेंट है और न इसके पास 3d तो है ही नहीं, और 2p इसका वैकेंट है नहीं, तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसके पास तो लोन पेयर है, एक के पास तो लोन पेयर है, लेकिन इसके पास एम्प्टी नहीं है। और यहां पे क्या हुआ, इसके पास देखिए फील्ड है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इनकी ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डाल देगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहां एन और एस आई के बीच इस बैक बॉन्डिंग से सिंगल बॉन्ड के साथ साथ इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे इस बैक बॉन्डिंग के थ्रू। अब यहां पे बैक बॉन्डिंग हुई है, और मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। तो देखिए ये होनी तो क्या चाहिए थी, इसी की तरह ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्या हो गई, sp2। और कौन सी बैक बॉन्डिंग चेंज करती है, p पाई d पाई, बताया था मैंने, p पाई नहीं, तो p पाई d पाई ने देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर दी, sp2 आ गई, क्योंकि ये प्लेनर होगा तभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, और प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए, तो इसलिए इसमें sp2 होती है। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। ये देखिए पहले ये चीज क्लियर, इसमें ये पिरामिडल और ये प्लेनर, क्यों, क्योंकि ये sp3 और ये sp2 है। अब बात आती है ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस क्यों है। अब ये बेस क्यों है, दोनों के दोनों बेस इसलिए हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर है, तो यानी ये ब्रोंस्टेड बेस है। ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए लेविस बेस है। कहने की बात ब्रोंस्टेड बेस भी, लेविस बेस भी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये इससे वीक बेस है। क्यों, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यानी यहां भी नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी नाइट्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर कौन अपने ज्यादा डोनेट करेगा, या मैं कहूं H पॉजिटिव को कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, पर यहां देखिए नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी ग्रुप को नहीं दे रहा बैक बॉन्डिंग के थ्रू, लेकिन यहां नाइट्रोजन ने इस बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलिकॉन में डाल दी,
और अगर ये सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी या लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलिकॉन को दे दी बैक बॉन्डिंग के थ्रू, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 को नहीं दे रहा, बल्कि CH3 यहाँ पे क्या करेगा आपको ऑर्गेनिक में बताएंगे, एक इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, वो ऑर्गेनिक में बताएंगे। CH3 तो बल्कि इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन पे डिक्रीज करने की बजाय, लेकिन SiS3 नाइट्रोजन पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, और जिस केस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और उसकी टेंडेंसी लॉन पेयर डोनेट करने की ज्यादा होगी, यानी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। तीनों की एक्सप्लेनेशन आ गई बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नया इसके पास तो फील्ड है लेकिन इसके पास नया वैकेंट P नया D तो है ही नहीं, इसके पास फील्ड है और इसके पास वैकेंट D है, इसलिए P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई। ये वाला मॉलिक्यूल आपको बता रहे हैं बेटा B2H6, इसमें बॉन्डिंग हम कर रहे हैं और यहाँ हम लेके चल रहे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। डाइबोरेन B2H6 होता है, इसी तरह आपके पास इथेन C2H6 होता है। अगर इथेन का हम देखते हैं तो बॉन्डिंग इस टाइप से होती है इथेन में, इस बॉन्डिंग में यहाँ पे 7 बॉन्ड है तो 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है भी 14 ही, 14 ही है। B2H6 का स्ट्रक्चर अगर ऐसे देखते हैं तो यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए ये वाला बॉन्डिंग करने के लिए, लेकिन इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 ही होते हैं, तो यानी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड होते हैं जनरली 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर का मतलब क्या आ गया, यहाँ पर एटम के लिए यूज किया गया है, यानी 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंपली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगा, क्या इसमें होगा, तो यहाँ पे बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगी 1s2 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन S से एक्साइटेड स्टेट में जंप करके P में चला गया, दूसरे वाले बोरोन में भी इसमें चला गया और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी दोनों में, sp3। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और वैकेंट तीनों टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो उसके अंदर ये ध्यान रखें, हाफ फील्ड पहले बता चुका हूं, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड एंड एम्प्टी, तीनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फील्ड भी, फुल्ली फील्ड भी और एम्प्टी भी। तो यहाँ एम्प्टी भी इसमें पार्टिसिपेट कर गया, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। यहाँ भी क्या हो गई, sp3। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, 1 2 3 4, 4 ने किया है, यहाँ भी 4 ने किया है, तो इसलिए ये sp3 ये भी sp3, क्योंकि इसके अंदर S और P कैरेक्टर क्या है, S कैरेक्टर 25 है, P कैरेक्टर 75% है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए जो फर्स्ट बोरोन है उसके पास क्या है, ये जो बोरोन है इसके पास एक बोरोन यहां पे लिख लें, एक बोरोन यहां पे लिख लें। इस बोरोन के पास sp3 के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ऑब्वियसली 3, 1 2 3 और एक ये 4, 3, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और फोर्थ वाला जो होगा वो क्या रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो इस बोरोन के पास sp3 के कितने हो गए, 3, 3 कौन से, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, जो एम्प्टी है। तो टोटल तो 4 होंगे इनके पास, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे। इन 4 में अगर हम कहें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला वैकेंट था, तो ये यहाँ वैकेंट रहा। दूसरा बोरोन है उसके पास भी क्या होगा, sp3 के 3 होंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक sp3 का होगा जो कि एम्प्टी होगा। टोटल sp3 के कितने होंगे, यहाँ भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे sp3 के। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला एम्प्टी रहा।
अब इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग देखिए ध्यान से कि किस टाइप से इसमें बॉन्डिंग हो पाएगी। ये जो sp3 है, ये sp3 ओवरलैप करेगा। अब sp3 के आपको पता है कैसे होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मैं कहूं यहां पर, ये आपके पास फर्स्ट बोरॉन है, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक sp3 ये आ गया, एक sp3 ये आ गया, एक sp3 ये आ गया, और एक ये इस साइड आ गया। ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वे में आ गए। ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये इसका sp3, एक sp3 ये वाला, एक sp3 ये वाला, और एक sp3 ये वाला। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये वैकेंट। इसी तरह यहाँ पे जो बोरॉन होगी उसके पास भी 4 होंगे। एक ये आ गया sp3, एक sp3 ये आ गया। ये तो आपको पता ही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक प्लेन में नहीं होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आ गया, राइट। अब देखिए इसके बाकी के बाद में दिखाएंगे, पहले यहां तक देखते हैं इसमें क्या होगा। इसका एक sp3 यहां पे ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। दूसरा भी ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। ये दिखा दी यहाँ पे, ये ओवरलैप कर गया इसका एक हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। हाइड्रोजन का फर्स्ट s कैसा होगा, ये 1s है किसका, हाइड्रोजन का, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये ओवरलैप कर गया दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ, जो कि स्फेरिकल होगा, ये है। इसी तरह यहाँ पे जो ये वाला है ये भी क्या करेगा, इसी तरह ये भी ओवरलैप कर जाएगा, किसके साथ ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। ये भी हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये भी ओवरलैप कर गया हाइड्रोजन के 1s के साथ, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और ये भी ओवरलैप कर गया हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अभी तक अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो इस टाइप की बॉन्डिंग आ चुकी है। ये बोरॉन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ चुका है, ये हाइड्रोजन आ चुका है। और इस साइड अगर इसमें मैं कहूँ तो इस साइड भी ये आ गया, ये बोरॉन, ये बोरॉन के पास ये वाला हाइड्रोजन आ चुका है, और ये वाला हाइड्रोजन आ चुका है। अभी तक ये एक ही प्लेन में है। अब देखना अब इसमें क्या होगा, बाकी जो बॉन्डिंग होगी वो किस तरह से होगी। अब यहां पे इस वाले बोरॉन का, ये जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है यानी फील्ड, और इसका एम्प्टी, इसका फील्ड और इसका एम्प्टी, ये साइमल्टेनियसली एक साथ हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ ओवरलैप करेंगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का फर्स्ट s ऑर्बिटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये साइमल्टेनियसली इसके साथ ओवरलैप करेंगे। कैसे, ये इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे साइमल्टेनियसली। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये इसका sp3 और एक ये इसका sp3 ये, और एक इसका sp3 ये वाला sp3 इसका एम्प्टी, और इस वाले sp3 में एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहां पर मैंने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया इसका फील्ड, फील्ड का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका फील्ड sp3 और इसका वैकेंट। ये साइमल्टेनियसली ओवरलैप करेंगे, किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। दोनों एक साथ ओवरलैप कर गए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, और एक ही एक इसका है हाइड्रोजन के फर्स्ट s का, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। अब की बार ओवरलैपिंग कैसे की इन्होंने,
इस बोरॉन का तो फील्ड का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इस बोरॉन का एम्प्टी, ये साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए इसका तो फील्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एम्प्टी साइमल्टेनियसली ओवरलैप कर गया हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। इसी तरह यहाँ क्या होगा कि अब की बार इसका तो एम्प्टी और इसका ये फील्ड का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाएंगे साइमल्टेनियसली। यानी इसका तो क्या आ जाएगा अब की बार, ये हम कह सकते हैं कि इसका ये कौन सा होगा, इसका फील्ड होगा अब की बार, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका कौन सा होगा, एम्प्टी। ये साइमल्टेनियसली ओवरलैप कर गए किसके साथ, हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। दोनों एक साथ ओवरलैप कर गए हाइड्रोजन के फर्स्ट s के साथ। और हमें पता है फैलेगी किस किस पे, 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन पे सेम हेयर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलेगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इन पे फैलेगी, 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन पे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलेगी। और ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी शेप कैसी आ गई, बनाना टाइप आ गई है। इसलिए तो इसको नाम क्या दिया गया है, बनाना बॉन्ड। ये देखिए ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे फैल गई, 3 एटम पे फैल गई। इसी तरह इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम पे फैल गई, 3 एटम पे फैल गई। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया है, इसी को नाम दिया गया है बनाना बॉन्ड। इसकी शेप की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो शेप है इसकी वजह से इसको नाम दिया गया है यहाँ पर बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो क्या है, ये हम कह सकते हैं कि इसका ओवरलैप किया है ये हाइड्रोजन के साथ, ये ओवरलैप किया हाइड्रोजन के साथ। अब ध्यान रहे ये वाले जो हाइड्रोजन हैं इनका प्लेन और इनका प्लेन अलग है, ये डिफरेंट। ये मैंने कहा ए ए ए ए, ये एक प्लेन में है। और ये जो हाइड्रोजन है बी वाला, ये यहाँ पे ब्रिज बना रहा है ऊपर की तरफ है, ये एच बी, इनका प्लेन अलग है। यहाँ पर देखिए ये 2 बोरॉन और ये हाइड्रोजन 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 एक प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे है। तो यानी ये ब्रिज बना रहा है, ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ध्यान से तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है ये बॉन्ड कैसा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ जो बॉन्ड बना है हमारे पास, ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या कहूँगा मैं, ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 2 ही हैं लेकिन सेंटर यानी एटम 1 2 3 कवर किए हैं इसने, 3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली, इसलिए इसको नाम दे दिया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है ये वाला एक है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, इस तरह से भी दिखा देते हैं, बोरॉन बोरॉन, ये एक प्लेन में ये वाले हाइड्रोजन आ गए एच ए एच ए एच ए एच ए, और यहाँ पर जो आए हैं ये आ गए एच बी। ये कौन सा आ गया, एच बी। और ये हमें पता है कि ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्डिंग में ध्यान रखना, ये चलो अगर मैं डैश से दिखा दूँ थोड़ा, डैश का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि ये इसी प्लेन में नहीं है, ये हाइड्रोजन इस प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है। ये वाला हाइड्रोजन ये नीचे है प्लेन के, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे ये एक प्लेन में है। ये एच ए जो ये 4 एच हैं और जो 2 बोरॉन है एक प्लेन में, और ये प्लेन के ऊपर ब्रिज बना रहा है और ये नीचे बना रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर B2H6 का। और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे,
बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आप देख भी रहे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही एटम है, हाइड्रोजन और बोरॉन। तो दिस इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 थे, एक हाइड्रोजन का और एक इस बोरॉन का। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक इस हाइड्रोजन का एक इस बोरॉन का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3 एटम पे फैला हुआ है, इसलिए इसको बोल दिया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ भी क्या बना है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है। और अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हम काउंट करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4, 2 यहाँ, 6, 2 यहाँ, 8, 2 इसमें है 10 और 2 इसमें 12। और टोटल हमने देखा था यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके अंदर, 12 ही थे। तो B2H6 में अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लें तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp3। और यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या एम्प्टी, तीनों में से कोई भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, जरूरी नहीं कि हाफ फिल्ड ही करें। तो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास B2H6 का। बनाना शेप ये क्या आ गया, बॉन्ड, इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। BH3 होता है, BH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये डाइमर में रहता है। और डाइमर में किस में रहेगा, B2H6 इस फॉर्म में रहता है ये डाइमर में। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि बोरॉन की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डाइमर बना के B2H6 फॉर्म में रहता है। ये इसकी बॉन्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हमने।